एक शहर में शिल्पा और रमा दो देवरानी जेठानी साथ रहती थी। उनके पति शहर में कारोबार किया करते थे। यहाँ बहुओं के साथ सास जानकी रहती थी। छोटी बहू रमा सांवली थी और बड़ी बहू शिल्पा गोरी थी। शिल्पा इतनी आलसी थी कि अपना काम भी खुद नहीं करती थी। सारा काम छोटी बहू रमा करा करती थी। तब सास ने एक दिन अपनी छोटी बहू रमा से कहा, बहू रमा, तुम अकेले सारे काम क्यों कर रही हो? अपनी जेठानी को भी तुम्हारी मदद करने के लिए कहो तो तुमको भी थोड़ी मदद मिलेगी। तब रमा, सासू माँ, वो जितनी आलसी है कोई भी नहीं। अगर वो काम करना शुरू करेगी तो अगले दिन तक भी पूरा नहीं होगा। एक दिन जब तुम नहीं थी तो मुझे बाहर जाना पड़ा और मैंने उसे खाना बनाने को कहा। दोपहर तक वो सोती ही रही। वापस आने के बाद मैंने ही खाना बनाया। उसका काम ऐसे ही होगा, इसलिए उसे कोई काम करवाने के लिए कहना बेकार है। ये सुनकर जानकी ने कहा, अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ दें तो वो और आलसी होती जाएगी। आओ उसे वार्निंग देंगे। दोनों शिल्पा के कमरे में गईं। सुबह के 11 बज रहे थे, लेकिन वो अभी भी सो ही रही थी। शिल्पा, क्या तुमने समय देखा है? पलंग के बगल में खड़ी है, उसे देखो सासू माँ। मुझसे क्यों पूछ रही हो आप? मैं यहाँ समय पूछने नहीं आई हूँ। मैं तो सिर्फ ये बताने आई हूँ कि तुम अभी भी सो रही हो। 11 बज चुके हैं। हाँ, 11 बजे हमें सोने की बजाय और क्या करना चाहिए सासू माँ? ये सुनकर जानकी को गुस्सा आ गया। ये रात 11 नहीं बज रहे हैं, बल्कि सुबह के 11 बजे हैं। पता नहीं चल रहा तुमको? ओह, सुबह 11 बज चुके। ठीक है, आप जाइए, मैं कुछ देर में उठकर बाहर आ जाऊंगी। हम यहाँ तुमको जगाने नहीं आए हैं, लेकिन इस तरह आलसी मत बनो, क्योंकि रमा अकेले सारे काम नहीं कर सकती है। तुमने तो अपना कमरा भी साफ नहीं किया। अब्बा, ठीक है, आज से मैं अपना आलस एकदम छोड़ दूंगी। अब जाइए आप। तब रमा और जानकी उसके कमरे से बाहर आ गए। ऐसे ही 2 दिन बीत गए, लेकिन शिल्पा के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। पहले की तरह अकेले छोटी बहू को ही सारा काम करना पड़ रहा था। एक दिन जब रमा बाजार जा रही थी, सासू माँ, मैंने घर पर सब काम कर लिया है, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, उसने कहा और चली गई। कुछ देर बाद जानकी के भाई शिवा उनके घर आए। भाई, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, कैसे हो? तुम्हारे घर में सब लोग कैसे हैं? सब ठीक चल रहा है छोटी बहन। मुझे यहाँ कुछ काम था तो मैं बस सभी से मिलने आया था एक बार। तब जानकी, शिल्पा, शिल्पा, एक बार यहाँ आओ बहू। 3 बार पुकारने के बाद शिल्पा उठी और उनींदी सी बाहर निकल कर आई। क्या हुआ सासू माँ, बुलाया मुझे? जानकी उसके करीब गई ताकि शिवा ना सुन सके। धीरे, हमारे घर पर मेहमान आए हैं और इस समय छोटी बहू भी घर पर नहीं है। अगर वो तुम्हारा आलस देखेंगे तो मैं अपना सामान खो दूंगी। अपने आलस से बाहर आओ, जाओ और कॉफी तैयार करो, जाओ। उसने उसे भेजा। शिल्पा अपने आलस में ही गई और कॉफी बनाने लगी। उसने कॉफी पाउडर और दूध डाल दिया, लेकिन शक्कर नहीं डाली और लाकर शिवैया को दे दी। उसे पीकर शिवा, बहू, ये कॉफी इतनी कड़क क्यों है? क्या तुमने इसमें चीनी नहीं डाली? ये सुनकर शिल्पा, ओ, इसमें चीनी नहीं है क्या? कोई नहीं, एडजस्ट कीजिए, मैं डालना भूल गई। लेकिन अब जाकर फिर से कौन चीनी लाएगा? इतना धैर्य नहीं है। जब उसने ऐसा कहा तो शिवैया को झटका लगा। बहू, मुझे तुम्हारी कॉफी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं जाऊंगा। ठीक है बहन, मैं जा रहा हूँ। और वो घर से चला गया। इस पर जानकी नाराज हो गई। शिल्पा, तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है? तुमने मुझे मेरे भाई के सामने शर्मिंदा कर दिया। वो उसे डांटने लगी। उसने उसकी डांट की भी परवाह नहीं की, बस उसे अनसुना कर कमरे में चली गई। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। एक दिन जानकी हॉल में सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। तब तक शिल्पा भी अपने कमरे से उठकर आई और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लग गई।
कुछ देर बाद उसे रमा भी टीवी देखने आती दिखी। उसे देखकर, अरे रमा, मुझे भूख लगी है, एक केला खाने को दो जरा। रमा ने कुछ नहीं कहा और उसे 2 फल दे दिए। उसने केला खाकर छिलका एक तरफ फेंक दिया। जब जानकी ने देखा तो वो नाराज हो गई। क्या रे, क्या तुम नहीं जानती कि तुमको छिलके को जहाँ चाहो वहाँ नहीं फेंकना? उठो, जाकर कूड़ेदान में डालो। अरे, अभी मैं टीवी देख रही हूँ ना, बाद में इसे कूड़ेदान में डाल दूंगी, वहीं पड़े रहने दो, टीवी देखो। तीनों सीरियल देखने में डूब गईं। कुछ देर बाद सीरियल खत्म हो गया। शिल्पा उठी और अंदर जाने लगी। वो केले के छिलके के बारे में भूल गई और उसका पैर उस पर रख गया और वो फिसल कर नीचे गिर गई। ये देख सास और अम्मा हंसने लगे। ये देखकर शिल्पा ने अपना घमंड खो दिया। बहुत दिनों बाद तुम्हारी हरकत से मैं दिल खोल कर हंसी हूँ। मुझे उम्मीद है अब तुम समझ गई होगी कि अगर आलसी रहोगी तो क्या होगा, उसने कहा और फिर हंसने लगी। उसके जन्म के कुछ दिनों बाद उसकी माँ का निधन हो गया था, इसलिए उसके पिता शंकर ने पार्वती से शादी कर ली। कुछ समय के बाद उन्हें एक बेटा हुआ। तब से पार्वती का पूरा ध्यान अपने बेटे की देखभाल में रहने लगा और वो पूर्ति की उपेक्षा करने लगी। वो हमेशा उसे एक नौकर और अपने लिए एक बाधा समझ रही थी। एक दिन रात को जब पूर्ति पढ़ाई कर रही थी तो पार्वती उसके पास आई। ए, सुनो इधर, सुबह जल्दी उठकर सभी बर्तन धो और उसके बाद स्कूल जाना, समझी ना? उन्हें छोड़कर नहीं जाना, बाद में मेरा करना मुश्किल होता है। उसकी बातें सुनकर स्फूर्ति पलट कर जवाब न दे सकी। ठीक है आंटी, कर दूंगी। उस रात सोकर अगली सुबह सबके उठने से पहले ही उठ गई और जाकर बर्तन धोने लगी। आवाज सुनकर शंकर उठ गया। क्या बेटी, इतनी जल्दी उठकर बर्तन क्यों धो रही हो? तुम्हारी माँ है ना? उन्होंने मुझे बर्तन धोने के लिए कहा है पापा। मुझे स्कूल जाने में देर हो सकती है, इसलिए मैं इसे अभी कर रही हूँ। जब उसने उसे बताया तो शंकर क्रोधित हो गया और पार्वती के पास गया और उसे जगाया। पार्वती, क्या तुम्हें कुछ समझ है? उस छोटी लड़की को कपड़े धोने के लिए कहा। इस छोटी बात के लिए तुम मुझे जगाकर पूछ रहे हो जी? अगर वो काम करती तो क्या हुआ? क्या मुझे अकेले नौकरानी की तरह सारा काम करना होगा? अभी वो छोटी लड़की है, तुम खुद काम क्यों नहीं करती? वो क्यों करेगी? देखो, इस तरह अगर तुम उसका साथ दोगे तो मैं अपने बेटे के साथ चली जाऊंगी। तुम किसी और से शादी कर लेना फिर। इस तरह धमकी दे दी तो शंकर एक शब्द भी नहीं कह सका और उसे चुप रहना पड़ा। कुछ देर बाद शंकर किसी काम से बाहर निकल गया। जब बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो उसने उन्हें रोका। अगर पापा तुमसे पूछे कि तुम काम क्यों कर रही हो तो उसे बताओ कि माँ सारा काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ, बोलना है। लेकिन मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे बुरा मत बनाओ कि मैंने तुमको ऐसा करने के लिए कहा, समझी तुम? और अगर तुम मुझ पर दोष मढ़ती हो तो तुम्हारे पास स्कूल ले जाने के लिए खाना नहीं होगा, बता देती हूँ। ठीक है आंटी, अगली बार से नहीं बताऊंगी। ठीक है, अपने भाई को भी ध्यान से लेकर जाओ। और एक और बात, उसे बाईं ओर चलने दो, तुम दाहिनी ओर चलो, ताकि कोई गाड़ी उसे टक्कर ना मार दे। वो अपने बेटे के प्रति अपार प्रेम दिखाती थी और पूर्ति को एक अनाथ की तरह देखती थी। इस तरह दिन बीत रहे थे। उस दिन रविवार की छुट्टी होने के कारण अपने कपड़े धोने स्फूर्ति नल पर बैठ गई। उसी समय पार्वती भी अपने कपड़े धोने आई। पूर्ति को देखकर वो अपने कपड़े धो रही है, शंकर भी घर पर नहीं है, उसे मेरे कपड़े और बाबू के कपड़े भी धुलवाने का यही सही समय है। और पूर्ति के पास जाकर, सुनो, इन कपड़ों को भी अच्छे से धो दो। उसने बाल्टी वहीं रख दी। बाप रे, इतने कपड़े धोना मेरे लिए मुश्किल है आंटी, आप भी मेरी मदद करो तो काम जल्दी हो जाएगा। अगर मैं बैठकर तुम्हारी मदद करूं तो तुम्हारे लिए खाना कौन बनाएगा? मैं पकाऊं जाकर रोटी, तब तो तुम खा सकोगी। बिना कुछ बोले जाकर काम करो तो अच्छा होगा, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, समझ गई? उसने उसे डरा दिया।
जब उसने कहा तो पूर्ति के पास कपड़े धोने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। उसने सुबह कपड़े धोना शुरू किया था और दोपहर तक करती ही रही। वो पूरी तरह से थक चुकी थी। दोपहर के भोजन के बाद वो कुछ देर के लिए सो गई। फिर शाम को उसने एक गेंद ली और उससे खेलने लग गई। तभी पार्वती का बेटा रोने लगा। पार्वती उसे देखकर, अरे रे रे रे, क्या हुआ मेरी जान, रो क्यों रहे हो? मैंने होमवर्क नहीं किया और ना ही करने का मन कर रहा है माँ। अरे, होमवर्क करने के लिए ऐसे रोते हैं क्या? ना 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 ना, होमवर्क करवा देती हूँ। ए पूर्ति, पूर्ति। लेकिन पूर्ति को सुनाई नहीं दिया। इसको सुनाई ही नहीं दे रहा। तो वो बाहर गई और पूर्ति से, ए, जरा इधर आओ। क्या हुआ आंटी? बाबू का होमवर्क नहीं हुआ, वो रो रहा है। तुम जाकर उसका होमवर्क पूरा करो। आंटी, हमें दूसरों का होमवर्क नहीं करना है। मेरे टीचर्स कहते हैं अगर हम खुद करेंगे तो ही बेहतर सीखेंगे। तुम वही करो जो मैं तुमसे कह रही हूँ। मुझे सलाह देने की कोशिश मत करो। उसने उसे डांटा। तब पूर्ति कुछ भी नहीं कर सकी। वो बस गई और बैठकर भाई का सारा होमवर्क किया। इस तरह पार्वती सौतेली बेटी को प्रताड़ित करती थी और अपने बेटे का प्यार से पालन पोषण कर रही थी। जब उसने उसे जरूरत से ज्यादा प्यार किया तो उसने उसकी किताबें पढ़ना ही बंद कर दिया। दूसरी ओर पूर्ति अच्छी तरह से पढ़ रही थी और स्कूल में नाम कमा रही थी।